बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, यूनान में 300 से ज़ायद अफराद पाकिस्तानियों के डूबने के हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 19 जून को यौम सोग मनाने का ऐलान किया है। अब हर साल इस किस्म की ख़बरें देखते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग यूरोप, इटली, स्पेन जाने की कोशिश करते हैं गुर्बत के मारे, और पाकिस्तान से भी ये अलमिया है कि लोग जब जाते हैं इन ममालिक से होते हुए यूरोप पहुँचने की कोशिश करते हैं ताकि अपने लिए, अपने घर वालों के लिए रोज़गार के मौके वहाँ पे जाके तलाश कर सकें। ये अफसोस का मकाम भी है और हम सब इस पे दुखी भी हैं, लेकिन साथ साथ हमें अपना जायज़ा भी लेना है कि हम पाकिस्तान को एक मज़बूत पाकिस्तान होने के साथ साथ मुआशी तौर पर हर आदमी के लिए महफूज पाकिस्तान क्यों न बना सके। ये एक बड़ी लंबी बहस है, गिले शिकवे किए जाते हैं। सियासतदान कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ऐसा रहा जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर सका। इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि सियासतदानों ने मेच्योरिटी का सबूत नहीं दिया, आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे के साथ लड़ाइयों में इस कदर उलझे रहे कि जो परफॉर्मेंस है उस पर तवज्जो नहीं दी जा सकी। अगर हालिया सालों को हम देखें तो इसमें तो बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि पिछले 10-12 साल की सियासत पाकिस्तान के अंदर महाजराई की सियासत है, लड़ाई की सियासत है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत है। और हत्ता के इक़्तिदार में आने के बाद भी हुक्मरान जो हैं वो बजाय इसके कि अपोजिशन को साथ लेकर चलें, अपोजिशन को मारने पर तुले नज़र आते हैं। और ये लड़ाई इस हद तक बढ़ी पिछले 3-4 सालों में कि आज पाकिस्तान के अंदर एक सियासी और मुआशी बहरान हम सब के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। उसके साथ साथ इंतखाबात, जिसके हवाले से एक सोच रखी जाती है कि इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत में हो जाने चाहिए। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करने वाली हैं और इन असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर इंतखाबात लाजमी होने चाहिए। पीपल्स पार्टी तो ऐलान करती नज़र आती है कि हम तैयार हैं, मुस्लिम लीग नून भी तैयार नज़र आती है। एक नई पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसकी भी तैयारी जैसे कि कहते हैं कि मुकम्मल है। पीटीआई भी अपने टिकट्स तो जारी कर चुकी है, लेकिन आजकल पीटीआई 9 मई के वाक़यात के बाद कदरे दबाव का शिकार है। इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर, और ख़ास तौर पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उनकी वतन वापसी की अब ख़बरें ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। क्या मियाँ नवाज शरीफ जल्द वापस आने वाले हैं या इंतखाबी मुहिम आकर चलाएँगे? फिर शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि वो चाहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और चौथी बार इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा जनाब अज़मा बुखारी साहबा। अज़मा बुखारी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब, जबकि हमारे साथ सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ भी मौजूद हैं। अज़मा बुखारी साहब, मैं चाहूँगा कि हम सब को इस बात का अफसोस है जो एक कश्ती का वाक़या पेश आया, इस पर भी मैं आपके कमेंट ज़रूर चाहूँगा। साथ साथ हम इस बात का भी जायज़ा लें, सियासी हुकूमतें हों या फ़ौजी हुकूमतें हों, आखिर हम इस मुल्क को माशी तौर पे इतना मजबूत क्यों नहीं बना सके कि यहाँ से लोग आईटी के शोबे में तरक्की करते, बाहर जाते, ज़र मुबादला पाकिस्तान लेकर आते, उन्हें ऐसे कश्तियों पर जाकर दीगर ममालिक में रोज़गार के मौके तलाश न करने पड़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो यकीनन बहुत ही अंधुनाक वाक़या है और पूरे मुल्क के अंदर एक सोग का आलम है। इतने सारे जवान बच्चे जो पता नहीं कौन कौन से ख्वाब लेकर घर से निकले थे, न जाने घर वालों को सही बता के भी गए थे कि नहीं कि हम किस जरिए से जो है इस तरह से जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको तो कुछ अच्छा ही बताया होगा, लेकिन वो हत्या चढ़ जाते हैं ऐसे लोगों के जो उनको ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से जो है वो उनकी एंट्री कराने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर जो है इस तरह के वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं। तो इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक जो है इस वाक़ये के ऊपर तो एक हाई लेवल कमेटी जो है वो तश्कील दी है, जो इसके जितने भी लोग हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं उसका तयन करेंगे। 3-4 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो गए हैं। एक जो है तला शाहजेब कोई आदमी है जो मेन एजेंट था, मरकजी एजेंट था इस पूरे स्कैम के अंदर, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 2-3 लोग और भी गिरफ्तार हो चुके हैं। सो ये गिरफ्तारियां तो हो जाएंगी, लेकिन जो आपका सवाल है कि हम जो है वो 75 साल बाद भी आज पाकिस्तान जो है उसकी डायरेक्शन हम शायद मुतय्यन नहीं कर सके। सो इसमें हर एक का रोल है अपने अपने तय। मैं समझती हूँ कि सियासतदानों का भी रोल है, इसके अंदर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसका भी रोल है, इसमें अदालतों का भी बहुत ज्यादा रोल है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स का भी बहुत सारा रोल है। सो ये मुल्क हमने इकट्ठा मिलकर तबाह किया है, किसी एक को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। जहां पर चंद
बुरे लोग जो सियासतदानों के अंदर शामिल हैं, उनका एग्जाम्पल बना के पूरी जो है वो कम्युनिटी को गाली भी दे दी जाए, उनको चोर डाकू भी कह दिया जाए, उनके ऊपर इतनी मडस्लिंगिंग की जाए कि जो वो जो है वो सब बहुत बुरे लगे, ताकि दूसरे लोग अपना रास्ता बना सकें। अब ठीक। मुझे, मैं ज्यादा नहीं जाना चाहती, लेकिन पाकिस्तान को जो 2017 का पाकिस्तान था, 2016-17 का पाकिस्तान, जिसमें 2016 में आईएमएफ का प्रोग्राम भी खत्म कर दिया था, जिसके अंदर जो है वो जीडीपी भी जो है 6 पॉइंट से ऊपर जा चुका था, 6% से ऊपर जा चुका था, जिसके अंदर जो गुर्बत है उसमें बहुत खातर कमी हो रही थी, महंगाई सिर्फ 3% थी। तो उसमें पनामा का तमाशा ना किया होता तो ये डी ट्रैक जो बार बार पाकिस्तान को किया जाता है, वो पाकिस्तान को इन हालात में ले आया, और ये एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये लेबोरेटरी ये कभी बंद क्यों नहीं होती। अब मुझे उम्मीद है, मुझे मेरी ख्वाहिश है, मैं यकीन भी करना ठीक है। चाहती हूँ कि जो ये वादा है कौम के साथ कि अब ए पॉलिटिकल होंगे, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बनाएंगे, ना तोड़ेंगे, ना किसी का साथ देंगे, ना कोई किंग्स पार्टी होगी। तो अगर ये हो जाए और पाकिस्तान को अनइंटरप्टेड 10 साल मिल जाए, कोई एक लाडला और चहेता जो है वो ना बनाया जाए, अगर तमाम इदारे अपने अपनी डोमेन में रहकर काम करें, अगर एक तरफ एक प्राइम मिनिस्टर को जो है वो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को जो है वो पनामा का ड्रामा जो है वो करके, लेकिन अकामा में जो है बेटे से ख्याली तनख्वाह लेने के ऊपर जो है वो उसको जो है वो नाहल कर दिया जाए, और दूसरी तरफ एक चहेते को जो है वो, चूंकि प्रोजेक्ट के जो है एक प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो चल रहा था, सो उसकी आड़ में जो है उसको 300 कनाल के फेक एनओसी के ऊपर बने हुए बनीगाला के ऊपर जो है वो उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया जाए। जब ये मामलात होंगे तो फिर मुल्क को तबाही से नहीं कोई रोक सकता, और उस आदमी ने 4 साल बहुत मेहनत के साथ मुल्क को तबाह किया, हर एक शोबे के अंदर तबाही। अब भी मजे की बात यह है कि वो लेक्चर देता है मईशत के ऊपर भी, पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर भी, जिसने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को टाइगर फोर्स के हवाले किया हुआ था, और इनके अपने लोग आके अब बता रहे हैं कि किस किस तरह फराग होगी जो है वो क्या कर रही थी, पिंकी पीरनी क्या कर रही थी, और इमरान खान का खुद का क्या रोल था। ठीक है निसार खोड़ा साहब, पहले तो हम देख रहे थे कि पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के खिलाफ एक जारियत की सियासत कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर खबरें मेरे जो सामने पड़ी हैं उसको देखा जाए तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के माबैन महाजराई होती हुई दिखाई देती है। इलेक्शन की तैयारी है या वाकई कोई इख्तलाफात की खबरें हैं? हम एक ऐसी सियासत क्यों नहीं कर सकते जिसमें तनकीद हो, और तनकीद भी ऐसी हो तामीर के हवाले से, ताकि मुल्क की इकानमी बेहतर हो, सियासी बहरान ना पैदा हो, लड़ाई झगड़े इतनी अरूज पर ना जाएं कि हुकूमतें गिराने और बनाने का सिलसिला शुरू करना पड़े। देखिए, हमने कोई ऐसी बदजुबानी नहीं की। हमने पहले से ही कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में जाएगी, ठीक, और किसी इलेक्शन अलायंस में नहीं जाएगी। और पीएमएल-एन भी यही कह रहे हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म से चलेंगे और किसी के साथ अलायंस में नहीं जाएंगे। अब जब अलायंस में नहीं जाएंगे तो फिर आप किसी को ये इल्जाम नहीं करा सकते कि जी हमने कोई बदजुबानी की है या बदनीयती दिखाई है। हम तो वो लोग हैं जो इस पार्लियामेंट के लिए हर एक को मिन्नतें करते रहे कि जी आप आओ, पार्लियामेंट में आओ, पार्लियामेंट से बाहर न रहो। जब 2018 की इलेक्शन हुई थी तब भी हमने ही कहा था सबको कि आप भी बायकॉट न करो, आप इस्तीफे न दो, इस हाउस में अंदर आओ, इस हाउस की इज्जत को बढ़ाओ और आगे फिर मुकाबला करो। ये सिर्फ पहली दफा नहीं कहा, आपने याद होगा कि 2008 में भी हम बाकायदा मियां नवाज शरीफ साहब के पास गए थे और उनको राजी करके लाए थे कि भी आओ, इलेक्शन से बाहर न रहो, इलेक्शन में लड़ो। और जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई उस वक्त भी मियां साहब ने कहा था कि जी बाइकआउट करते हैं। हमने कहा था नहीं, बाइकआउट नहीं करें, आप भी इलेक्शन में लड़ें, हम भी लड़ते हैं और इस तरह से पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हम किसी के साथ ये नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी है और वो काम अवाम के साथ रुजू। लेकिन खोड़ा साहब लेकिन अवाम तो बेचारे कंफ्यूज होते हैं ना, जब वजीर खारजा कहे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, फिर लोग तो सोचते हैं ना कि आखिर क्या वजह है कि एक सेकंड सुन ले। बिलावल साहब ने क्या कहा है? बिलावल साहब ने कहा है कि हमसे प्रॉमिस किया गया था सिंध में जो सैलाब की तबाहियां हुई उसके लिए हम फंडिंग रखेंगे, और अगर उनके लिए फंडिंग रखी न गई हो तो क्या हम ये कह नहीं सकते कि जी आपने कहा था? और सिंध की वाकई सारी दुनिया ने देखी थी, सिंध की मुसीबतें सारी दुनिया को हमने यहाँ लाके खड़ा किया था सिंध में, और अगर उसके बाद उनको थोड़ा सा भूल जाए कोई तो क्या उनको याद भी नहीं कराना चाहिए? तो ये कैबिनेट में बैठ के बातें नहीं हो सकती खोड़ो साहब? हमने की हैं, हमने मुख्तलिफ फोरम्स में जाके उनसे बातें की हैं।
और उसके बाद अगर बिलावल साहब ये कहते हैं तो वो भी अलग से पार्टी है और अच्छे खासे हिमायती रहे हैं। ये बिलावल साहब ही थे जो गए थे शहबाज शरीफ साहब के पास कि जी आप ही वजीर आजम होने के हक रखते हैं, हम आपसे थोड़े हैं, इसलिए आप आगे आ जाओ, और वो आए। जब इतना है, जब हम इतना सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम उनके साथ भी बैठे हुए हैं, तो क्या हम अपने सूबे में किसी चीज के लिए कोई आवाज में नहीं उठा सकते? हारिस नवाज साहब, एक तरफ अपोजिशन हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है, दूसरी तरफ हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो आपस में बजट के हवाले से अगर इस तरह लड़ना शुरू कर देंगे तो क्या होगा मुस्तकबिल का मंजरनामा? नसरुल्लाह साहब, बात यह है कि लेट्स बी वेरी क्लियर, इट वाज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस एंड नाउ दैट हनीमून पीरियड इज ओवर। ओके, पीएमएल पीटीए, अगर आपने देखा पीपल्स पार्टी 2 साल पहले भी पीडीएम से चले गए थे सिर्फ इस वजह से कि पीडीएम वांटेड एंड पीएमएलएन वांटेड, मौलाना फजलुर रहमान वांटेड के इस्तीफे दें और हम सारी असेंबली से रिजाइन कर दें ताकि इलेक्शन कराने पड़े। पीपल्स पार्टी नेवर वांटेड अर्ली इलेक्शन, दे वांटेड टू हैव फुल टाइम ताकि वो अपना कैंपेन चला सकें, वो पंजाब में अपने आप को इन्वेस्ट कर सकें, फुट होल्ड कर सकें, जो उन्होंने किया सदर्न पंजाब में भी किया, बलूचिस्तान में भी किया, तो दे उनकी सियासत बड़ी क्लियर रही है। आई वुड से कि पीपल्स पार्टी हैज बीन अ विनर। सारा मलबा जो आता है, मेरी बहन बैठी है अजमा, वो सारा के सारा जो मलबा आ रहा है वो आ रहा है पीएमएलएन के, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो डिलीवर नहीं कर सके। सो एवरीबॉडी इज फॉरगेटिंग ये पीडीएम क्या वो बात करें पीएमएलएन की। और पीपल्स पार्टी ने अपने बड़े कार्ड सेव खेल के और इस वक्त वो बेहतर विन विन पोजीशन के अंदर है, क्योंकि वो सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, सदर्न पंजाब में भी हैं, केपीके में भी उनका कुछ असर स्ट्रोक है। लेकिन अब पीएमएलएन को बहुत काम करना पड़ेगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कंपल्सन, इकोनॉमिक क्रंच था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, बहुत कोशिश की, लेकिन ना आईएमएफ से क्लियर हो सका, ना आवाम को रिलीफ दे सके। और फिर नॉर्दर्न पंजाब, इस वक्त वो सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब इनके पास है तकरीबन, जी, और उसमें भी बहुत प्लेयर्स हैं, पीएमएलक्यू भी है, ये नई आईपीपी भी है, उसके बाद पीपल्स पार्टी भी है, पीएमएलएन भी। सो दे नीड टू वर्क अ लॉट। अब ये इलेक्शन में क्या मैनिफेस्टो बनाते हैं, क्या इलेक्शन का स्लोगन बनाते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। ये और पीपल्स पार्टी के पास है कि उन्होंने डिलीवर भी किया है, फॉरेन ऑफिस में भी डिलीवर किया है। तो इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो ये इस वक्त बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन दोनों पार्टी इस वक्त इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, उनको लड़ना भी चाहिए ताकि कम से कम एक हुकूमत में हो और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में हो। नंबर 2, व्हाट आई सी इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वीक हंग पार्लियामेंट। ये मुल्क के लिए बेहतर था अगर एक सिंपल मेजोरिटी की कोई पार्टी भी आए, ताकि वो ब्लैकमेलिंग में ना आए। फिर वो जो छोटी पार्टीज होती हैं 6, 7, 8 एमएनए वाले, वो फिर मजबूर करते हैं उसी तरह 70-80 मिनिस्टर बनाने पड़ते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन मैंने आपको बताई। लेकिन अबाउट वो जो है प्रॉब्लम यूनान में जो कश्ती हुई, आई थिंक उसके लिए हुकूमत को शौक बनाने के साथ साथ उन सब गरीब लोगों को कॉम्पनसेशन देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेचारों ने अपनी पूरी पूंजी दे के पेरेंट्स ने उन बच्चों को भेजा था। हारिस नवाज साहब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो यही सवालात रखेंगे अज़मा बुखारी साहबा के सामने कि क्या हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है और ये लड़ाई सियासी लड़ाई कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत के लिए अदम इस्तेहकाम का बायस बन जाए। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। अज़मा बुखारी साहबा, ये बताइएगा कि वाकई हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका और क्या जो रिजर्वेशंस थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनको क्यों एंटरटेन नहीं किया गया? अगर एंटरटेन किया जाता तो आज बिलावल जो है वो जलसों से खिताब करते हुए ये ना कह रहे होते कि हमारी बात नहीं मानी जा रही, सिंध के अंदर जो मुतासरीन सैलाब थे उनकी मदद नहीं की जा रही। देखिए, मैं समझती हूँ कि जब 11 जमातों की कोलिशन गवर्नमेंट हो तो उसमें पीरियड ही पीरियड होता है, उसमें हनीमून पीरियड नहीं होता। और ये शहबाज साहब का एक मैं समझती हूँ फोटे है, और ये उनकी हिम्मत है कि उन्होंने 14 महीने से ज्यादा हो गए हैं कि वो इस सर्कुलेशन को बड़ी कामयाबी से लेके चल रहे हैं। बहुत सारी खबरें बाहर आ जाती हैं, बहुत सारी नहीं आती, लेकिन वो बेचारे जो है हुकूमत चलाने के साथ साथ एक बड़ा काम उनका ये है कि वो रूठों को भी हर वक्त बनाते रहते हैं। जहां तक बात है बिलावल साहब के उस स्टेटमेंट की, ये तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं ये वो कैबिनेट के मेंबर हैं, एक बड़े अहम मेंबर हैं, हमारे वजीर खारजा हैं। कैबिनेट को जब मंजूर किया था बजट, उस वक्त अगर वो ये बात करते तो बात समझ में आती है। जब जो ईसीसी की मीटिंग होती है जिसके अंदर खुद मौजूद भी थे मुराद अली शाह साहब, उनके कहने पर जो है बहुत सारी
रकूम जो है मुख्तस की गई, जहां रकूम उनको कम लगी उन्होंने कहा यहाँ ज्यादा बढ़ाई जाए, वो की भी। लेकिन क्या वजीर खारजा साहब को ये मालूम नहीं है या पीपल्स पार्टी को ये मालूम नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की मौशी हालत क्या है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो प्लेजेस हुए थे, जो एक कॉन्फ्रेंस बड़ी मेहनत के साथ जो है वजीर आज़म पाकिस्तान ने और वजीर खारजा साहब ने मिलके जो करवाई थी सैलाब ज़दगान के लिए, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो प्लेजेस हुए थे वो भी अभी तक उस तरह से जो है वो नहीं पहुंच सके तकमील के मराहिल तक जहां उनको होना चाहिए था। तो जो जितना है उसमें से उतना हिस्सा मिलेगा ना, लेकिन उसके बावजूद जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव जो उनकी डिमांड्स हैं वो की गई ईसीसी के अंदर भी, मुराद अली शाह के थ्रू भी और बिलावल भुट्टो के थ्रू भी। अगर अच्छा होता, अगर तो मुझे, मैं समझती हूँ वैसे कि ये इलेक्शन कैंपेन का एक जलसे की तकरीर थी और जलसे की तकरीरों में इस तरह की तकरीरें एक रिवायत रही है शायद पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आपको लगता नहीं है कि अब मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म के हवाले से पीपल्स पार्टी भी मुतहरक है और अब PMLN भी चाहती है कि मुस्तकबिल हमारे पास हो, ये एक क्लैश की वजह है इस वक्त? नहीं, क्लैश तो नहीं इसको कहना चाहिए, ये हर एक का हक है जी। वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनको उनकी भी, और सियासत बंदा वज़ीर आज़म बनने के लिए ही करता है ना, ताकि जो उनका मैनिफेस्टो है, जो उनकी प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट कर सकें, अवाम के लिए काम कर सकें। उनका भी राइट है, हमारा भी राइट है कि हम भी जो है अवाम के सामने जाएं और जाकर जो है वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो उनसे और अपनी जो हमारी एक मादी है उसके ऊपर हम ये वोट ले सकें। क्या ये जो मैं बात पूरा करना चाह रही थी, क्या बिलावल भुट्टो साहब को तमाम पाकिस्तान के मौशी मामलात का इल्म नहीं है? क्या उनको ये इल्म नहीं है कि IMF का वो प्रोग्राम जिसमें इमरान खान पाकिस्तान की जान फंसा के गया था और हमारी तमाम तर जो है वो कोशिशों के बावजूद जो है 117 बिलियन के टैक्स लगाने के बावजूद भी IMF जो है वो उसके ऊपर राजी नहीं हो रहा? क्या वो वजीर खारजा है और जो है वजीर खारजा फेस होता है पार्टी का, गवर्नमेंट का, तो उनको ये भी तो मालूम है कि पाकिस्तान के साथ कौन सी जियो पॉलिटिक्स हो रही है। उनको ये भी इल्म है कि पाकिस्तान के जो है वो इस वक्त कौन कौन से दुश्मन है और वो क्या क्या प्लान रखते हैं पाकिस्तान के बारे में। सो ये मैं समझती हूँ कि ये एक इलेक्शन कैंपेन का एक जलसे की तकरीर थी, और लेकिन वो वजीर खारजा है, अगर वो वजीर खारजा ना हो और फिर वो ऐसी तकरीर करें, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन वजीर खारजा हो के ये तकरीर मुनासिब नहीं है। जो बात करनी थी उनको वजीर आज़म पाकिस्तान से जलसे में जरूर करनी है, उनके पास उनका नंबर भी है, वो उनसे हर वक्त मिल भी सकते हैं, जाके मिल के बैठ के बात कर लेते हैं जैसे आज तक पहले होता रहा है। और अब भी मुझे उम्मीद है शहबाज साहब जो है उनके पास ये पावर है, वो ये एबिलिटी रखते हैं कि वो सबको साथ लेके चलते हैं, अब भी वो कुछ ना कुछ ठीक कर लेंगे। ठीक है खोड़ो साहब, क्या जरदारी साहब नाराज होके गए हैं लाहौर से दुबई पहुंचे? जरा आराम से मेरी बात सुन लें। जी जी जरूर। ये हर वक्त ये वजीर खारजा का ताना मिल रहा है, तो आपको याद होना चाहिए कि वज़रात खारजा को ऑफर किए हुए काफी टाइम लगा था और बिलावल साहब मान नहीं रहे थे। अगर आपको याद हो, थोड़ा से वर्क उलट कीजिए हिस्ट्री के, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बिलावल साहब ने काफी देर के बाद जाके वजारत खारजा को हामी भरी थी। ठीक है, तो हमें ये ताना न दिया जाए वजीर खारजा। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम भी अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी अवाम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अवाम की रिप्रेजेंटेशन के लिए अभी आपको पता चला कि जी NEC की मीटिंग थी और उसमें वजीर आला बलूचिस्तान आए नहीं एहतजाज करके, एहतजाजन नहीं आए, तो बलूचिस्तान के वजीर आला का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? बिलावल साहब का जिक्र क्यों हो रहा है? बिलावल साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैंने दुनिया को इकट्ठा कर लिया कि जी सिंध की मुसीबतों पे कोई न कोई अजाला हो। सिंध की जो मुसीबतें हुई, इतने सारे लोग तकालीफ में आए, दुनिया ने इस तरफ देखा, दुनिया ने मदद की, और उसके बाद अगर कुछ शिकायत रह जाती है तो हमने हर फोरम पे कहा था, मैं भी था उस NEC मीटिंग में, अब मुराद अली शाह साहब थे तो मैं भी था, हमने हर जगह कही है बात। लेकिन मैं ये उस्मान साहबा जो भी है बैठी हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव पे, प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव अरबों रुपए रखे गए हैं। अगर मैंने सिंध के लिए मांगा तो कोई बुरी बात की? सिंध के भी लोगों को मिलता ना, सिंध के लोगों के घर बनते, सिंध के लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहेबिलिटेशन होती। ये नहीं है कि उन्होंने नहीं दिया, लेकिन हमारी कुछ ये एतराज़ात कि भाई ये चीज भी होनी चाहिए, और ये चीज होने जाने के लिए हमने कोई गलत बात नहीं की।
हमने कभी लापरवाही का मुजाहरा नहीं किया। हम इर्रेस्पॉन्सिबल पार्टी नहीं है, लेकिन हम भी लोगों के पास जाना है, हमने भी जाना है, सिंध में भी लोगों के पास जाना है, तो और जगहों पे भी जाना है। तो अगर हम अपने लोगों के लिए लड़ नहीं सकते तो किसके लिए लड़ेंगे? और जरदारी साहब नाराज होके गए हैं दुबई। खोड़ो साहब सुने बाबा, सुने, ये सब कुछ जो होता है ये एस्टिमेटेड बजट है अगले साल की। एस्टिमेटेड, ये रियल बजट नहीं होती। जो बजट बनाई जाती है वो एस्टिमेट्स पे बनाई जाती है, और एस्टिमेट्स में भी अगर आपको उसका जिक्र भी ना हो तो यकीनन ये एक काबिले बात है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। खोड़ो साहब जरा इस पे कमेंट कर दें कि क्या जरदारी साहब नाराज होके गए हैं दुबई? जरदारी साहब के लिए खबर ये आई कि उसकी आंख का ऑपरेशन हुआ। आप अखबार नहीं पढ़ते क्या? जी इसमें भाई साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रही हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैंने कोई ताना नहीं मारा वजीर खारजा को। ताना क्यों ले रहे हैं? मैंने कोई ताना नहीं मारा। और जो है वजीर खारजा जो है भुट्टो शहीद जो है, उन्होंने भी अपनी पॉलिटिक्स का आगाज एज ए वजीर खारजा किया था। तो ये लेगेसी आगे बढ़ाई है और इसके ऊपर कोई ताना नहीं है, इसको प्लीज ताना मत लिया जाए। दूसरी बात यह है कि कराची के और सिंध के हवाले से जो है जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो K4 का मंसूबा हो, वो मोटरवेज के मंसूबे हो, मैं जी बात पूरी करूं जी, मैं प्लीज बात जी, थोड़ा सा सुन ले, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। जी उसके बाद जो सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है, तमाम मंसूबों को ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बहुत मेहनत और तवज्जो के साथ, और बल्कि ये प्लेज किया कि ये जितना इसके ऊपर नुकसान हो गया है, इसका नुकसान पिछले 4 साल जिस तरह इसको पेंड किया गया, हम इसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन वजीर आप खुद देखें, वो बलोचिस्तान के बारे से भी कह रहे हैं। जाहिर है इस वक्त जो है इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट्स है। हर सूबे के लोग हमारे लोग हैं। वजीर आजम एक सूबे के वजीर आजम नहीं है, वो पूरे मुल्क के वजीर आजम है। उन्होंने हर सूबे को साथ लेके चलना है। बलोचिस्तान का भी यही सरार है, जाहिर है वहां पर पसमानदगी ज्यादा है, वो भी चाहते हैं उनको ज्यादा फंड्स मिले। सिंध की भी ख्वाहिश है उनको फंड्स मिले। KP और पंजाब भी डिजर्व करते हैं, उनके जो है वो इस वक्त निगरान हुकूमतें बेशक मौजूद है। सबसे ज्यादा आबादी का जो है वो पंजाब है, उसके अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, फिर क्लाइमेट की चेंज के हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये तमाम लोगों को जितनी रोटी है उसमें से अपना अपना शेयर लेना है, ये नहीं हो सकती। ठीक है, मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ। ठीक है, खोड़ो साहब आपका भी कमेंट ले लूँ, तो मुझे ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाना है। जी खोड़ो साहब, इतना पाकिस्तान ऐसा हो कि हर कुछ दिया जा सके। मोहतरमा सुने दूसरों की बात भी। देखिए, मैंने इसलिए कहा था कि आप ताना मार रही हैं। आपने कहा कि जी फेडरल कैबिनेट के हिस्सेदार हैं, और अगर न होते तो फिर कोई बात नहीं है, अगर वो कर सकते, यानी मतलब आप उस पर इनडिसिप्लिन का कोई इल्जाम लगा रहे। हम आपके बहुत अच्छे दोस्त रहना चाहते थे या हैं, आपकी सपोर्ट में है। आपकी हुकूमत को भी हमने संभाला हुआ है, अगर आपने संभाला हुआ है तो हमने भी संभाला हुआ है। एक मिनट सुने ना, सुने, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। कुछ आपकी टोन मेरे साथ भी गलत हो रही है। आप इस तरह तो बात नहीं कर सकते थे। खोड़ो साहब प्लीज सुन ले जरा। जी यार, इस तरह से तो मैं नहीं बोलता यार। खोड़ो साहब प्लीज करिए। नहीं कर रहा हूँ तो उनको भी कहे ना कि मुझे डिस्टर्ब ना करें। जी आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। इसलिए तो आप बोल रहे थे बाबा, जज्बात में आके ऐसी बातें न करो कि जिसको फिर करेक्शन करनी पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। हमने बारहा उनको रिमाइंड भी किया है, और ये बातचीत हो सकती है। ये फंडिंग की आदाद और शुमार को इधर से उधर, वैसे क्या बजट पर ये नहीं कहा जा रहा कि जो फज फिगर्स हैं ये तो ख्याली बजट है, ये भी तो कहा जा रहा है ना। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, कोई और तो कह रहे हैं ना। हम तो अपने बजट को ओन करना चाहते हैं, लेकिन हम एक डिमांड रख रहे हैं जो नाजायज नहीं है। मुझे नहीं चाहिए, बिलावल साहब को नहीं चाहिए, लोगों को तो चाहिए ना बाबा मदद। खोड़ो साहब, इत्तेहाद में दरार तो नहीं है ना? इत्तेहाद टूटने वाला तो नहीं है ना? जी नहीं, किसने कहा बाबा इत्तेहाद टूटेगा? अगर इत्तेहाद टूटने वाला होता तो बिलावल साहब क्यों जाते शहबाज साहब के पास? पीपल्स पार्टी MLN को कहती कि बाइकआउट न करो, इसे मिल के काम करो। ठीक है, मैं तो वापस हारिस नवाज साहब ने कहा कि हम संजीदा पॉलिटिकल पार्टी हैं। ठीक है, हारिस नवाज साहब, महज ये फंड्स के इशू आपको लगते हैं कि कुछ खबरें ये हैं कि जरदारी साहब लाहौर आए, लाहौर में बैठे, कुछ इलेक्टेबल्स उनके पास आने थे, ना शामिल हुए, जरदारी साहब नाराज होकर चले गए, ये खबरें अगरचे इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, सिर्फ फंड्स का मामला आपको लगता है? देखें, जरदारी साहब तो मेरे ख्याल में वाकई वो आईज ऑपरेशन के लिए गए हैं, जो मुझे भी इंफॉर्मेशन है, और खोड़ो साहब भी बात ठीक करें। लेकिन बात यह है
कि एक तो मैंने आपको कहा था कि ये अभी हनीमून पीरियड इज ओवर, मींस कि अब जाहिर है कि इलेक्शन के दिन आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी वांट कि अक्टूबर में इलेक्शन हो। पीएमएलएन वुड लाइक कि ये 3-6 महीने आगे चले जाएं ताकि दे हैव मोर टाइम टू इम्प्रूव देयर वोट बैंक, को मैनिफेस्टो बताएं, को प्रोग्रेस शो करें, परफॉर्मेंस दिखाएं। मियां साहब वापस आ जाएं कि बिल्कुल अक्टूबर, मियां साहब वो वापस आएंगे अक्टूबर में या सितंबर एंड में जब चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं। फिर उसके बाद आके उनको टाइम चाहिए अपनी कैंपेन के लिए, वोट बैंक के लिए। पीपल्स पार्टी वांट के टाइम पे हो ताकि उनको मैक्सिमम टाइम मिल गया, पीएमएल कम। लेकिन असल बात ये देखें, एक ये छोटी सी बात थी कि आप इस वक्त बड़ा हिट फ्लड ने किया है सिंध को और बलूचिस्तान को, दोनों को जो फंड नहीं मिले, और आपने डेवलपमेंट फंड में बहुत पैसा रखा है। तो अगर उसमें से आप कुछ पैसा, अभी भी मौका है, अभी कौन सी डिस्कशन हो रही है, व्हाट इज नॉट ओवर द हेड, आप कुछ उसमें से एडजस्ट करके, बिल्कुल बलूचिस्तान की रिजर्वेशन है इसलिए उनके स्टेट मिनिस्टर नहीं आए थे, और इसी तरह अभी खोड़ा साहब बात करें जो बात जायज़ है उनकी कि उनको भी फंड मिलने चाहिए। ये एक डूएबल थिंग है, ये आप हल निकाल सकते हैं। लेट्स के जितने भी क्लोज होके चल सकें वो बेहतर है, बट अल्टीमेटली एक महीना नहीं तो ये बजट के बाद इनके राय जुदा होनी भी चाहिए। दे बोथ ऑपोजिशन पार्टीज हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं जो डेमोक्रेटिक मेन वे करते हैं, तो दे हैव टू गो। और एक हुकूमत में आएगी, एक ऑपोजिशन में आएगी, जिससे एक मुल्क में डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी। जो और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी क्या करेगी आरिफ साहब? आई थिंक इस्तेकाम पार्टी की मोस्ट लाइक बड़ा पर्सनल थिंग जो मेरी अपनी असेसमेंट है कि वो पीएमएलएन के साथ कहीं ना कहीं इलेक्शन कैंपेन, अगर सीट एडजस्टमेंट तो बड़ी कम होगी क्योंकि पीएमएलएन विल नॉट लाइक इट। उसके बाद अगर कुछ सीटें ये मैनेज कर लेते हैं तो कोलिशन में चले जाएंगे। यही उनके पास ऑप्शन है आने के लिए, क्योंकि अदरवाइज पीपल्स पार्टी पीएमएलक्यू से इन टच हैं। वो परवेज जो आपने देखा होगा कि जरदारी साहब ने जाके चौधरी से मुलाकात भी की है। फिर एमक्यूएम कराची में है तो वो भी जाहिर इनके साथ आ जाएगी। कुछ जेयू का नहीं पता चलता कि वो किस साइड पे जाती है, इज इट गोइंग टू पीपल्स पार्टी और इट्स गोइंग टू विद द पीएमएलएन। सो ये बड़ा डिफिकल्ट इलेक्शन होगा, खास तौर पर दे विल हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी, और उस स्ट्रेटजी को फोकस करके चलेंगे। और 6 महीने उनको चाहिए, जो मेरे ख्याल में वो चाहेंगे एंड में कि मियाँ साहब आएँ, कैंपेन चलाएं, कुछ अवाम को वोट हासिल करें, कुछ डेवलपमेंट करें, अवाम को रिलीफ दें ताकि वो इसको ग्रैब कर सकें। तो इट इज़ गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट इंटरेस्टिंग, बट वही में बात है कि हम वीक पार्लियामेंट इज नेवर गुड फॉर द कंट्री। यहाँ पे मुझे प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक शामिल करनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अज़मा बुखारी साहबा, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप करते थे, अब हो नहीं चुकी? पीटीआई मुकदमात का सामना कर रही है, जो मुकदमात आप भुगत रहे थे आज पीटीआई भुगत रही है। अब तो मियाँ साहब को आ जाना चाहिए। देखिए, पहले तो बात यह है मलिक साहब के मैं बहुत एहतराम करती हूँ खोड़ो साहब का, और मैंने उनके साथ मैंने जितनी भी गुफ्तगू की बहुत महज़्ज़ब तरीके से, मेरी बात के बीच में वो बोल भी रहे थे, मैंने तब भी रिक्वेस्ट की मुझे बात करने दें, लेकिन खोड़ो साहब का जो लहजा है और वो बहुत तल्ख था, और मैं तो तलखी खत्म कर रही हूँ। मैं तो उस तरह वो वाली बातों का रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही जिसपे हमें कहा जा रहा है कि हम इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहे या हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। हम तो पिछले मई में भी तैयार थे, हमने तो तब भी कहा था कि इलेक्शन जो है वो करवा लेते हैं, लेकिन उस वक्त ये राय थी कि हम अपनी असेंबली एक दिन पहले भी नहीं तोड़ेंगे। और जाहिर है जब आप कोलिशन में होते हैं तो या आप कन्विंस होते हैं या आप कन्विंस कर लेते हैं। सो इसलिए बहुत अभी भी मैंने एंड भी इसी बात पे किया कि शहबाज शरीफ साहब जो है, और कल मेरी इत्तलात के मुताबिक दोबारा भी पीपल्स पार्टी का वफद जो है वो शहबाज साहब से मिलने जा रहा है। मैंने यही गुजारिश की कि तमाम जो सूबे हैं सबकी बहुत ज्यादा जरूरियात हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान के मौशी मसाइल बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हर एक को अपने अपने हिस्से से सेक्रीफाइस करना पड़ा है। और जो वजीर आजम के फंड की बात हुई तो कभी चेक तो करके देखिए कि जो हमारे माशाल्लाह फेडरल मिनिस्टर्स हैं जो या जो इलेक्टेड भी नहीं हैं, जो पंजाब से हैं या कहीं और से हैं, क्या उनको फंड नहीं मिल रहे या उनको फंड नहीं मिले हैं? तो हमारा ये जो इत्तेहादी जो हुकूमत होती है वो बड़ा एक टेक्निकल और ट्रिकी काम होता है, और इसीलिए अभी तक ये 14 महीने से पहले जो है वो चल गई। हालांकि आपको पता पीपल्स पार्टी पीडीएम से नाराज होकर जो है वो पहले ही हो गई थी। जहां तक आपके सवाल की बात है, वो तो नहीं भुगत रहे पीटीआई वाले, जो हमने तो कुछ नहीं किया, 9 मई हमने कराया। क्या इमरान खान को जो है वो मुल्क में आग लगाने का मशवरा हमने दिया था? क्या इमरान खान अपनी कीवी नहीं भुगत रहा? सो ये अपनी कीवी भुगत रहा है या ये मुकाफाती अमल भुगत रहा है कि जो वो दूसरों को चोर डाकू कहा करता था, आज उसके
तोहफों से लेकर उसके जो है वो बड़े बड़े पैसों के गबन हो, वो जमीनें हड़प करने के मामलात हो, वो हीरे के हारों की बात हो, वो सब उसके ऊपर जो है वो घूम फिर के आ रही है। सो इसके अंदर हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, ना हमारा कोई इंटरेस्ट है। हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज्यादती हुई थी और जो अदलिया ने की थी उसको अदलिया को दुरुस्त करना चाहिए। और अब जब पनामा का केस अभी पिछले दिनों जब टेकअप हुआ है, जस्टिस तारिक मसूद साहब जो सीनियर मोस्ट जजेस में से शामिल हैं, उन्होंने ये बात बमला कही कि इस पनामा के केस के अंदर सिर्फ एक खानदान को टारगेट किया गया और जो बाकी लोग हैं 436 नाम थे उन पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। और ये मामला साजिश की तरह का लग रहा है ये, और जाहिर है वो साजिश ही होती है ना कि जब 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है बेटे से तनख्वाह जो वो ले सकता था, और उस तनख्वाह की फिर डेफिनेशन कहां से एसेट की ली जाए, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से, कानून से ना ली जाए, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से वो डेफिनेशन लेके आई जाए ताकि किसी तरह जो है नवाज शरीफ को रास्ते से हटाया जा सके। सो ये मामला जो है ये चूंकि अदलिया ने खुद किए प्रोजेक्ट इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए, इसको दुरुस्त भी उसको करना चाहिए। और दूसरा जो केस है जिसके अंदर मरियम नवाज शरीफ साहबा को बरियत मिली है, लजीजिया वाला, एवन फील्ड वाला, उस एवन फील्ड के अंदर भी जो है वो मरियम नवाज साहबा के अपने इन्हीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों ने लिखा कि मियां नवाज शरीफ के नाम पे एसेट नहीं था, उनके बारे में कोई जो है वो गवाही नहीं थी, तो मरियम नवाज का तो केस बनता ही नहीं था। तो ये जब खुद जजिस कराम खुद कह रहे हैं, खुद मान रहे हैं, और अपने उस वक्त भी कहते रहे कि वो तो कह रहे हैं सब्र करें, अल्लाह से दुआ मांगे। नहीं, अल्लाह से दुआ तो मांगेंगे, वो जाहिर है अल्लाह से दुआ तो हर वक्त मांगते हैं, लेकिन जो जिसने गुनाह किए हैं वो उसमें गुनाह भी तो उसको अल्लाह पाक ही कहता है ना, अपने गुनाहों की माफी भी मांगो और अपने गुनाहों की जो है तलाफी भी करो। तो वो किसको करनी चाहिए? क्या बंदयाल साहब एंड कंपनी जो हम ख्याल बेंच लेके बैठते हैं अपनी मर्जी के फैसले देने के लिए, क्या उनको नजर नहीं आ रहा? क्या उनको नहीं मालूम कि आसिफ सईद खोसा जो है जिनको पहले रद्दी का जो है पकौड़ों वाले कागज लगे थे, फिर इमरान खान को कहा हाँ हमारे पास आ जाओ, उनको नहीं पता JIT कैसे बनी थी व्हाट्सएप के ऊपर, उनको नहीं मालूम कि किस तरह से जो है वो सरीना के कागज के अंदर लिफाफे पे फैसला आया था, उनको नहीं मालूम कि नवाज शरीफ को राह से हटाने के लिए क्या क्या किया गया था। तो इतने मासूम ना बने, ये सबको पता है किस किस ने नवाज शरीफ को हटाने के लिए क्या क्या किया, लेकिन ये सब थे। नवाज शरीफ आज भी है और नवाज शरीफ को इंशाल्लाह ताला मुल्क में वापस आना है, आके अपनी इलेक्शन कैंपेन रन करनी है और अगली दफा प्राइम मिनिस्टर भी बनना है। और यही मैं समझती हूँ कि कुदरत का इंसाफ भी यही है कि जिस तरह से उनकी बेइज्जती करने के लिए उनको ये साथ किया गया, उनको इज्जत के साथ वापस लाया जाए। ठीक है खोड़ा साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी नहीं की कि जो इलेक्टेबल्स थे खासतौर पर जनूबी पंजाब से वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए? पीपल्स पार्टी का टारगेट तो जनूबी पंजाब था। देखिए बात सुनो, पंजाब है, हाँ ये ठीक है ऑर्गेनाइजेशनली साउथ पंजाब भी बन जाए, पंजाब नॉर्थ भी है, पंजाब सेंट्रल भी है और पीपल्स पार्टी है, उसको पूरी तरह से तंदही से काम करना चाहिए कि वो सेंट्रल पंजाब में और नॉर्दर्न पंजाब में भी उसी तरह से काम करे जिस तरह से साउथ पंजाब में कर रही है। बिल्कुल। लेकिन ये बहस हर एक अलग चीज है, ये अलग चीज है कि जी कौन सी पार्टी कितने तक जा सकती है और कितने लोग उसको मानते हैं। लेकिन अभी भी मोहतरमा को बता दीजिएगा कि सेनेट में अभी 25 से हयात नाअहली के खिलाफ एक बिल पेश हुआ। क्या पीपुल्स पार्टी ने सपोर्ट नहीं की कि किसी की नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? तो आप ये खामखा एक लड़ाई का तासुर जो फैल रहा है वो जरूरत नहीं है उस चीज की। हाँ, हमने जरूर कहा है कि सिंध के लोग इंतजार कर रहे हैं और सिंध के जो भी अखराजात हुए, जैसे अभी हर एक बंदे को, हर एक आबाद घरों को पर एकड़ 5,000 रुपए उनको बैंक के ट्रांसफर हुए, ये हमने सिंध हुकूमत ने खुद से किया है। लेकिन जो घर बनाने वाली बातें हैं वो जाहिर है सिंध हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं होंगे, उसमें दुनिया ने भी मदद की है और हमने भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो ये बात अलग के रखो। बाकी रही बात कि सियासी तौर पर हम समझते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमारी कोई मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमने तो अभी भी उस कानून को सपोर्ट किया, हमने कोई अपोज नहीं किया जब हयात नाअहली के खिलाफ 5 साल की बात की गई। तो हम सियासत को समझते हैं। मैंने फिर से कहा कि मैं संजीदा सियासी पार्टी हूँ और संजीदा सियासी पार्टी ये सारा कुछ करना जानती है। पाकिस्तान की सियासत को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी का बहुत अहम किरदार है, चाहे वो 18वीं तरमीम हो या NFC अवार्ड हो
या दूसरी चीजें हों। देखो, तनकीद करने के लिए, अगर हमला करने के लिए कोई बातें की जाए तो बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन खोड़ो साहब 62(1)(f) को सियासतदान मिलकर निकाल क्यों नहीं देते? सुनने तो सही। जी जी। एनएफसी अवार्ड आखिरी दफा आया 2010 में, ठीक है। दूसरा एनएफसी का अवार्ड आना चाहिए था 2015 में, नहीं आया। तीसरा आना चाहिए 2020 में, नहीं आया। आज 2023 है, एनएफसी का अवार्ड अनाउंस नहीं हुआ। हम बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम, ठीक है, पाकिस्तान की मुश्किलात को हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन ठीक है, कहीं कहीं कोई बात तो ऐसे थोड़ी है कि हम चुप करके बैठ सकते हैं और बस बैठे रहें। अगर हम ये सारी चीजें हाईलाइट नहीं करेंगे तो उनकी तरफ तवज्जो कम होगी। हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं और तवज्जो दिलाना हमारा हक बनता है। अवाम के लिए तवज्जो दिलाना हम किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हारिस नवाज साहब किसके लिए डैमेजिंग है? क्योंकि फिरदौस आशिक अवान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा अगले हफ्ते खिड़की तोड़ रश नजर आएगा, यानी बहुत से लोग आ जाएंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। देखें भाई, बात सुनो, देखें, अगर मुझसे पूछ रहे हैं या किसी और? खोड़ो साहब आप कमेंट कर लें शार्ट, फिर मुझे हारिस नवाज साहब से बात करनी। जी खोड़ो साहब। जी, मैं अर्ज कर रहा था, किसी भी बंदे को सियासी पार्टी बनाने से कोई रोक नहीं सकता। जो लोग पीटीआई को छोड़ के गए, उन्होंने, ठीक है, इमरान खान की क़यादत पर अदम एतमाद करके और छोड़ गए। वो कमिटेड लोग नहीं थे, या इमरान खान की पॉलिसियों से बहुत बेजार होके उन्होंने कोई रास्ता अलग किया है। जो उनके 10 रास्ते आज कहीं और बैठे हुए हैं, तो ये इमरान खान की खुद की नाकामी है। उसकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से उसकी पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई है, खुद से बैठे बिठाए। ठीक है, हारिस नवाज सर, योर टेक ऑन इट। जी देखें, बात यह है कि आई एम श्योर कि जो पंजाब में इस वक्त आईपीपी बन रही है, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, अभी इनको कम अज कम देखें 1-1.5 महीने के बाद केयर टेकर आ जाएंगे। डू दे हैव एनफ टाइम टू रीऑर्गेनाइज, रीकूप, अपनी इलेक्शन कैंपेन बनाएं, मैनिफेस्टो बनाएं, इलेक्शन का स्लोगन बनाएं, अट्रैक्ट द पीपल, ब्रिंग द इलेक्टेबल्स। क्या वोटर जो हैं वो पीटी से निकल के आएंगे? कौन कौन से लोग इनको मिलेंगे? कुछ नाराज होकर बैठेंगे। तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम टू एस्टेब्लिश अ न्यू पार्टी। इसके लिए उनके पास ऑप्शन यही होगी कि वो इस वक्त पीएमएलएन के साथ मेरे ख्याल में मोस्ट लाइकली जाएंगे, क्योंकि इस वक्त अगर थोड़ी पीएमएलएन के बाद अपने कैंडिडेट हैं, स्टिल में 5-6 हो सकता है मेन लीडर्स हैं उनको शायद वो एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें, लेकिन फिर पीएमएलएन के लोग उनको वोट नहीं देंगे। यही प्रॉब्लम है। जो पीटीआई के 29 लोग राजा रियाज टाइप लोग हैं, वो कहाँ एडजस्ट होंगे? क्या उनको भी वोट देगा? तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट टाइम है। मेरे ख्याल में पीएमएलएन अगर अपना काम सही करे, परफॉर्मेंस दिखाएं, अभी ये 3-4 महीने प्रॉपर तरीके से निकालें, फंडिंग अच्छे तरीके करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और कुछ अवाम के लिए करते हैं, पीपल आर लुकिंग टुवर्ड देम, कि क्या 1.5 साल में तो वो कर नहीं सके। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आई में वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी उनके लिए मुश्किल पैदा की हुई हैं। बेसिकली देखिए, आई में वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, वो इट्स अ मॉनेटरी फंड, दे नॉट सम पॉलिटिकल पार्टी। वो कहते हैं कि आप अर्निंग ज़्यादा करें और एक्सपेंडिचर अपने काम करें, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। लेकिन तो ये चीज़ों को देखते हुए बड़ा डिफिकल्ट टाइम है, बट आई थिंक उनका मोस्ट इंक्लिनेशन होगी अल्टीमेटली टुवर्ड पीएमएलएन। ठीक हो गया। अजमा बुखारी साहब 30 सेकंड में अगर आप वाइंड अप कर दें, क्या ये मुश्किलात टल जाएंगे अगले 2-3 माह में? अब मुश्किल है, जो कि इकोनॉमी के हवाले से जो बात की है हारिस नवाज साहब ने, ऐसे नहीं है। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे, वो बहुत सारी रिस्ट्रेंट्स पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। उन्होंने 117 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने को काम नहीं कर दिया। उन्होंने जो है फ्री फ्लोटिंग जो है वो पाकिस्तानी रुपए की वो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना कि बिल्कुल क्रश कर दो पाकिस्तान की आवाम को, ये नहीं किया जा सकता। हालांकि पाकिस्तानी आवाम पहले बहुत क्रश्ड है, और अगर ये कारकर्दगी नहीं है हारिस नवाज साहब कि आपको डिफॉल्ट, इमरान खान जब गया था तब कहा था अगले जो है महीने में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं किया। अगर ये कामयाबी नहीं है तो मैं क्या कह सकती हूँ? क्या ये कामयाबी नहीं है कि पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियां जो दिसंबर में ड्यू थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है। जून के अंदर 3 जो है वो अदायगियां ड्यू थी, 2 कर दी गई है, 1 होने वाली है। इसको कारकर्दगी नहीं कहते हैं। हारिस साहब को भी 10-20 सेकंड में अगर कमेंट कर दे। हारिस साहब, मुझे चूंकि वाइंड अप करना पड़ा, मेरा पॉइंट सिर्फ मेरा ये था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि साग इन हाउस ठीक करेंगे। आप एफपीआर से कुछ जनरेट कर लेते, कुछ स्टेट कॉर्पोरेशन को प्राइवेटाइज करते, तो
फिर आई थिंक यू कुड हैव फेस्ड प्राइवेटाइजेशन इस हालात में कहाँ होती है हारिस साहब? जब मुल्क में फितना हो, जब मुल्क में इतनी इंस्टेबिलिटी हो, तो प्राइवेटाइजेशन कैसे होती है? अज़मा बुखारी साहबा, निसार खोड़ो साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।